राम राम जी सारा ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी में आप सभी का फिर तो स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर है जो फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं चलने लग रही हैं। आज हमारी तारीख हो गई है 11 मई, कल 10 तारीख थी। 10 तारीख को कोई भी परीक्षा नहीं थी क्योंकि संडे वाले दिन जीडी वाले कोई परीक्षा नहीं लेते। इससे पहले 8 और 9 मई को परीक्षाएं हुई थी और आज जो 10 की पहली शिफ्ट के 11 की आज जो पहली शिफ्ट के अंदर जो परीक्षा हुई है, ठीक है, इन तीनों के हिसाब से जो क्वेश्चन आने लग रहे हैं जीके के अंदर, उसके आधार पर मैं आज आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो लेके आया हूं। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाएगा, जहां पर 2,59,000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। मेरी फोटो लगी हुई मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो अपनी हिंदी के अंदर ये जो आने लग रहे थे आप लोगों के सेना से रिलेटेड प्रश्न, पुलिस से रिलेटेड प्रश्न, तो इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेगी। इसके अलावा जो मैं जीके करवाने लग रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट भी होने लग रहे हैं। आप लोगों ने जगह जगह कमेंट भी देखे होंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर भी रील्स देखी होंगी। तो इन वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट भी जैसे आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यहां पर एसएससी जीडी हॉट टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। वहां पर जाके आप लोग जीके की और भी क्लासें देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लास से ही करवाई है, ठीक है। उसी के अंदर आपको हिंदी की क्लासें भी दिख जाए। स्टार्ट करें भाई, ज्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए, क्योंकि जो करता है समय की बर्बादी उसके जीवन में कभी भी नहीं बढ़ती बच्चों की आबादी, ठीक है। Who was the first डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? जब भी मैंने आपको पॉलिटी करवाई थी, पॉलिटी के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा मंत्रिमंडल करवाया था स्वतंत्र भारत का, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के एक बार थोड़ा सा दोबारा से एक बार कर लेंगे। आप स्वतंत्र भारत की अगर अभी बात करें, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे या फिर विदेश मंत्री बोलेंगे, तो वो कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या है स्वतंत्र भारत के पहले आपके प्राइम मिनिस्टर बोल लो या फिर आपके विदेश मंत्री बोल लो। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछेगा, पीएम नहीं पूछता एग्जामिनर विदेश मंत्री पूछेगा। इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि आज के दिन में हम लोग वर्तमान समय के अंदर भी देखने लग रहे हैं, हमारे जो पीएम साहब है मोदी जी, विदेशों के अंदर सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं। तो विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? मोदी साहब होंगे। मोदी साहब खुद विदेशों की यात्रा करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर के अंदर देखिए फ्रंट पेज के ऊपर क्या छपी हुई थी, मोदी साहब बोलने लग रहे हैं कि देश की जनता अगले 1 साल तक विदेशों के अंदर यात्रा ना करे, ठीक है, क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू गिरने लग रही है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होने लग रहा है, ठीक है। अगले 1 साल तक पेट्रोल डीजल का यूज बहुत कम करे, अगले 1 साल तक सोना मत खरीदो, रांडे रहो, ठीक है। हमने तो शादी की नहीं, तुम्हारी भी नहीं होने देंगे, ठीक। चले आगे। तो पीएम और विदेश मंत्री कौन थे? नेहरू जी हमारे पहले पीएम और विदेश मंत्री थे, ओके जी। गृह मंत्री कौन बने? देखो गृह मंत्री यानी आपके घर का मंत्री कौन होता है? जिसके पास बल होता है, यानी जिसके पास पावर होती है, वही तो आपके घर का मंत्री बनता है, ठीक। तो पावर किसके पास होगी? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ से बढ़ेगा वल्लभ, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल है। ये क्या थे? ये हमारे पहले गृह मंत्री थे, ओके जी। रक्षा मंत्री की अगर हम लोग बात करें तो रक्षा मंत्री भाई साहब कौन थे? बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट। हमारी रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल है उसी को तो रक्षा मंत्री बनाएंगे, ठीक है भाई। इस व्यक्ति के पास बल है, यही हमारी रक्षा कर सकता है। तो वल्लभ भाई पटेल बलदेव सिंह जी क्या हो गए? हमारे रक्षा मंत्री जी, ओके हो गए, रक्षा मंत्री जी हो गए, ओके जी। एक चीज में हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। उसका अगले मंत्री आते हैं हमारे पास कृषि मंत्री। कृषि मंत्री हमारे कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री तो ये कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखोगे? पुराने समय के अंदर जो राजा वगैरह होते थे वो सबसे ज्यादा टैक्स किससे लेते थे? कृषकों से, यानी कि किसानों से लेते थे। तो यानी राजेंद्र प्रसाद क्या हो गए, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे, ओके जी। ये भी याद हो गया, ट्रिक से सारे याद करो, टेंशन ना लो। वित्त मंत्री की बात करें, वित्त, देखो पैसा किसके पास होता है? या तो नेताओं के पास होता है या डाकुओं के पास होता है। आपने वो देखा है मोटू पतलू कार्टून आया करता, जितना भी छोटे आया कर दे, ठीक है। तो उस कार्टून में क्या आया करता? जॉन। कौन बनेगा डॉन? जॉन बनेगा डॉन। तो जॉन मथाई क्या है? जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले आपके वित्त मंत्री थे, ओके जी। ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्वतंत्र भारत के आपके प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ठीक है। तो मेन हमारा जो कानून है, मेन जो हमारा संविधान हो किसने बनाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हो गया? हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हो गए, ओके जी। सारे ट्रिक से याद करवा रखे मैंने बैच के अंदर भी, यहां पर भी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, रेल कैसे चलती है?
पौ सुर 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 पौ सुर 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 से क्या बन गया? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह क्या बन गया? हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बन गए। सारे मंत्री याद हुए नहीं हुए, जोन से इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आने की संभावना है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए, बाकी और बेफालतू के याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गौतम बुद्ध को सांसारिक जीवन त्यागने के लिए प्रेरित किया था? बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न पूछा गया है। देखो भाई, आप ही देखो, गौतम बुद्ध काफी हद तक सही भी था। आप लोग खुद सोचो कि भगवान ने आप लोगों को जीवन दिया, किस लिए दिया है? क्या भाई मतलब कि पैदा हुए होते ही पढ़ते रहो, पढ़ लिख के हमें नौकरी ही लगना है? क्या इसीलिए भगवान ने हमको जीवन दिया है? नहीं जी, भगवान ने किस लिए जीवन दिया है कि जा बेटा धरती पे जा, ठीक है, अपना जीवन जी, इंजॉय कर, काचे काट, ठीक है। लेकिन वो काचे कैसे कटेंगे? जब आपके पास पैसा होगा। बिना पैसे के आप आज के दिन में काचे नहीं काट सकते। देखो, 2 टाइम की रोटी हर एक व्यक्ति अरेंज कर पाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता आज के दिन में। कोई रेयर ऑफ रेयर, ये समझो 0.1% लोग हैं, उनमें से कोई व्यक्ति भूखा सोता। बाकी आज के दिन में हर एक व्यक्ति के पास 2 टाइम की रोटी की अरेंजमेंट होती है। जी बिल्कुल सही बात, इसके अंदर कोई 2 या 3 राय है? नहीं जी, कोई भी 2 या 3 राय नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर क्या है, अब महात्मा बुद्ध की जो मतलब दिमाग की बत्तियों क्या जली, ये अपने राज्य से मतलब देखो, छोटी उम्र में ब्याह हो गया था, यशोधरा नाम की वाइफ थी, बालक जन्म दिया राहुल नाम का, ठीक है। ये हो गया टेंशन भरी, यानी जीवन का जो असली सुख था वो सुख तो भुगत लिया। राजा का छोरा था, अच्छा ब्याह हो गया, अच्छा बालक हो गया, और इसका फालतू के चाहिए भाई, ठीक है। अब नो बोले जिम्मेदारी बढ़ेगी, बाजू जंगल में। तो 29 वर्ष की अवस्था के अंदर है, इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और जो गृह त्याग की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो गृह त्याग की प्रोसेस होती है, यानी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोलते क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण। याद कैसे रखोगे भाई? हमारा तो घर का छोरा गया भाई बाहर, ठीक है, हमारा तो घर का लड़का क्या है, घर छोड़ गया, महाविनाश हो गया हमारे तो घर का। इस तरीके से याद रहे जी बिल्कुल। अब ये गया क्यों था 29 वर्ष की अवस्था के अंदर भाई? ये बाहर घूमया, ठीक है। अनु बोले एक दिन मैं घूमने जाऊंगा बाहर, पिताजी मैं बाहर घूमने जाने लग रहा हूं, जाओ भाई। पिताजी ने भेज दिया। इसने बाहर देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जमानू टसकदा टसकदा चल रहा है। उसकी देख के इसका दिमाग में आई कि यार एक उम्र मतलब एक समय के बाद मेरी भी ऐसी उम्र होगी, मेरी भी ऐसी स्थिति होगी। जी बिल्कुल होगी। फिर इसने एक बीमार व्यक्ति देखा जो खांसदा बूढ़ा, बोले भाई यह सिचुएशन भी मेरी हो सके, बिल्कुल हो सके। फिर इसने एक मृत व्यक्ति देखा, उसके शव को ले जाने लग रहे थे जलाने के लिए। फिर इसने देखा ओ तेरी का मृत्यु तो अंतिम सत्य है, मृत्यु भी होनी निश्चित है। फिर इसका दिमाग में आई भाई मतलब तो सबसे सुखी आदमी है कौन? जो कुछ नहीं करता, जो तपस्या करने लगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं करे वो ना तो कभी बीमार पड़ेगा, ना कभी और किमें होगा, ठीक है। जो आराम से तपस्या करो वही सबसे ज्यादा खुश है, वही सबसे ज्यादा सुखी है। तो यही इसने अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया, ठीक है। तो तपस्वी व्यक्ति आप लिखे में गए, एक शिक्षक जिसने दुख को समझाया गलत है, एक तपस्वी जो खुश शांत दिखाई दे रहा था। यही तो पर्सन ऑप्शन और बी करेक्ट हो जाए। भाई किसने गौतम बुद्ध को सांसारिक जीवन त्यागने के लिए प्रेरित किया था? एक तपस्वी जो कि खुश दिखाई देने लगे रहता। गौतम बुद्ध ने सोचा भाई इससे खुश आदमी तो धरती पर कोई है ही नहीं, तो मैं भी तपस्वी बनूंगा। मैं कहा यहाँ पर राजाओं के आड़े युद्ध लड़ने पड़ेंगे, जनता जी संभालना पड़ा, क्यों भड़क पालूं, मैं तो जंगल का मैं जाऊंगा, काचे काटूंगा। इसी सोच के साथ उन्होंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ओके जी, चीज हमारे समझ आएगी। फिर इसके 7 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था के अंदर भाई क्या है, ये लगातार तपस्या करते रहे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? इनको बोध गया के अंदर भाई पूछा जाता, बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध से बढ़ गया बुद्धि, भाई इनके दिमाग में बुद्धि आ गई, ठीक है। और कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। बहुत बार पूछा था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके जी, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? अब जो व्यक्ति पहली बार उपदेश देता वहां पर तो क्या अपना सारा का सारा ज्ञान बांट देता है, यानी सारनाथ के अंदर क्या है, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और जो उपदेश देने की प्रक्रिया होती है इसको बौद्ध धर्म के अंदर क्या बोलते हैं? धर्म चक्कर परिवर्तन। यानी कि इनके उपदेश से लोग इतने ज्यादा प्रभावित होते थे कि अपना धर्म ही बदल लेते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? धर्म चक्कर परिवर्तन। लिखेंगे सभी साथी, धर्म चक्कर परिवर्तन, ठीक है जी। ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। उसके बाद क्या है, इनकी जब मृत्यु हुई तो उस मृत्यु की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण
निर्वाण यानी कि जो महान आत्मा थी उसका निर्वाण हो गया, उसका गुजारा हो गया, ठीक। और इनकी मृत्यु हुई कहां पर थी? कुशीनगर। कुशीनगर हमें कहां पर देखने को मिलता है? यूपी के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। ये सारी प्रोसेस पूछी जाती है, तो इनको पक्का रिवाइज कर लेना, दिमाग के अंदर सेट कर लेना, ठीक है भाई। क्लियर हुई या नहीं हुई? आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, प्रश्न नंबर 3। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी हैं, ये किस राजनीतिक संगठन के पहले अध्यक्ष बने थे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो WC बनर्जी अभी पहले ही बात कर चुके हैं। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? जिस साल 1885 के अंदर है। A.O. ह्यूम के द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा क्या है? कांग्रेस का गठन कराया गया, ठीक। और जिसने भी कांग्रेस का गठन किया वो सबसे बड़ा डफर व्यक्ति था, यानी जो डफरिन थे। डफरिन के टाइम पर क्या है? कांग्रेस का गठन हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि जिस टाइम कांग्रेस का गठन, उस टाइम भारत का वॉइसरॉय कौन होता था? तो डफरिन होता था। तो डफरिन के समय पर कांग्रेस का गठन हुआ। कैसे याद रखोगे भाई? अंग्रेज होते हुए भी इसने दूसरी पार्टी का गठन होने दिया, इससे बड़ा तो डफर व्यक्ति कोई था ही नहीं। 1885 के अंदर ओके। उसके बाद जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता करने का काम किसने कराया था? WC बनर्जी, जो कि बंबई के अंदर क्या हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करी? WC बनर्जी। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, ठीक है। और इस अधिवेशन के अंदर कितने लोगों ने भाग लिया था कि कांग्रेस की स्थिति को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए टोटल 72 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ओके जी। अब हम लोग कुछ कांग्रेस के ऐसे अधिवेशनों की बात करेंगे जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। कैसे? जैसे पूछ लेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बना जो कि पहला मुस्लिम व्यक्ति था, मतलब कि सॉरी, पहला मुस्लिम नहीं, पहला मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना भाई? पहला मुस्लिम व्यक्ति जो कि कांग्रेस अध्यक्ष बना, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ। बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। कौन से बड़ा अधिवेशन था ये बताओ। पहली महिला अध्यक्ष कौन सी बनी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी बनी? गांधी जी ने कौन से कांग्रेस के? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, पूछी जाती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले आपका साल 1887 का अधिवेशन। 87 वाले अधिवेशन के अंदर क्या मुसलमानों को क्या बहुत ज्यादा सताया गया? 87 मतलब सताया गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मुसलमानों ने भी हिंदुओं को बहुत ज्यादा सताया, यानी सताया, 87 हो गया। ओके जी, फैक्ट हमारी समझ में आ गया, ठीक है। तो 1887 के अंदर जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था, उसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा करी गई थी। और एग्जामिनर यही पूछता है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन था? आपका बदरुद्दीन तैयबजी था। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है जी। सेकंड जो आपसे पूछता है वो ये पूछेगा कांग्रेस का पहला आपका ईसाई अध्यक्ष कौन था, फिर अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वो था आपका इसी से अगले साल 1888 के अंदर जॉर्ज यूल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जो कि कांग्रेस का क्या था? पहला आपका अंग्रेज अध्यक्ष बना था। ओके जी, ठीक है। और अंग्रेजों नहीं तो क्या कांग्रेस का इलाज बांधा था, इलाज बांधने से क्या बन गया? इलाहाबाद। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? जॉर्ज यूल के द्वारा करी गई, और ये क्या था? फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष था। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है। ये सारे पूछे जाते तभी तुम वो करवाने लग रहे हो। उसके बाद आता आप लोगों से पूछ लेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अंदर जो एनी बेसेंट, जिसने होम रूल लीग की स्थापना करी थी गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, ठीक है। ये क्या आपके जो कलकत्ता अधिवेशन था, या नौकंदी राया कर दी रोज कल आना, तो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? एनी बेसेंट, जो कि क्या थी? कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। और अगर आपसे कोई पूछ ले पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में, अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस की कौन सी थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? आपकी सरोजनी नायडू। लिखेंगे सभी साथी, कौन थी? सरोजनी नायडू, जिसने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? साल 1925 के अंदर जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करने का इन्होंने काम किया था। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, ठीक है जी। कैसे रखो? सरोज नाम की मैडम क्या हमेशा कान पकड़ती ऐसे कटक देसी, ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछा गांधी जी ने एकमात्र कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी? तो साल 1924 के अंदर जो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था। बेलगाम हमें कहां पर देखने को मिलता है जी? कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा करी थी, और गांधी जी के द्वारा एकमात्र सिर्फ इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तो ये फैक्ट भी याद रख लेना। तो WC बनर्जी के द्वारा पहले कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता के रूप में इन्होंने काम किया था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आने लग रही है, नहीं आने लग रही? बताओ पार्थ, बताओ। पानी घूट मार लो। सलोनी कह रही है कैसे हो मोहित? एक मिनट रुक जा, पानी पीने दे, बताऊंगा ना।
कैसे हो मोहित दोनों कहो दोनों मेरे गेल पढ़िया कर दी क्लास में दोनों मेरे गेल सेटिंग थी। कैसे हो मोहित हैं अक पड़ोसन से तुम्हारी। देखो भाई हैंडी हैंडी बालक से एक तबड़ी की एक देखो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जिसको हम लोग बोलते पीसी महालनोबिस, याद आया नहीं आया? दूसरी पंचवर्षीय योजना मेन उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण। किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल। क्यों? उद्योग धंधे कैसे होते हैं जी? महा बड़े बड़े होते हैं। तो ये तो पूछा है कि पीसी महालनोबिस ने किस चीज की स्थापना करी थी? ये हमारे सबसे बड़े क्या थे? स्टेटिस्टिकल थे, मतलब कि अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, इसकी स्थापना करने का इन्होंने काम किया था। और इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? साल 1931 के अंदर क्या इनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट, इसके बारे में इतना ही याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? साल 1955 के अंदर क्या स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। ओके जी। और स्टेट बैंक का ओल्ड नाम क्या था? कोई साथी कमेंट करके बता सकता है स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बकायदा ये करवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर मैं बात करूं तो साल 1934 के अधिनियम के तहत क्या भारतीय रिजर्व बैंक की आपकी स्थापना हुई थी। अधिनियम का मतलब होता है कानून। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साल 1935 के अंदर क्या इसकी स्थापना हुई थी। ओके जी। किसके तहत हुई थी? आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो समोचे त्योहार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? बताओ। दो समोचे। ठीक है, दो समोचे का मतलब क्या होता है भैया? जो दोस्त है ना, ये दोस्त मुझे मतलब कि समझ लो बहुत ज्यादा बोचने लग रहा है। ठीक है, दो समोचे का मतलब क्या है भाई? ये जो दोस्त है ये मुझे बहुत ज्यादा मोचने लग रहा है। और कौन सा दोस्त आपको मोचता है? कौन सा? अगर आपको क्या किसी की लेग दिखाई दे जाए। ठीक है, अगर मान लिया आप पहाड़ों के अंदर गए हुए और आपको किसी की लेग दिखाई देगी, पैर दिखाई दे गया, ठीक है, तो आपको क्या वो दोस्त मन ही मन मोचेगा कि आखिरकार मैंने उसकी लेग क्यों देखी? क्योंकि अब मुझे रात को नींद नहीं आने लग रही। ठीक है, तो यानी दो समोचे त्योहार भारत के लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी। लद्दाख के और कौन कौन से हैं? देखो, लैसे लद्दाख, लैसे लोसर। लोसर क्या है? लद्दाख का न्यू ईयर फेस्टिवल है। लोसर से अरुणाचल का भी न्यू ईयर फेस्टिवल, तो इसके अंदर कंफ्यूजन हो तो आपसे पूछा जाएगा लोसर क्या है? आपका लद्दाख का नए साल का त्योहार है। ओके जी, न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं और लद्दाख के अंदर कौन सा है? हेमिस, आपकी लेग दिखाई दे रही है। हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? लद्दाख के अंदर। कैसे याद रखोगे? हेमिस, आपकी लेग, लेग से बन गया लद्दाख। ठीक है, आपकी लेग दिखाई दे रही है। ओके जी। और लद्दाख के ऊपर क्या है? हर कोई व्यक्ति अपना दावा करने लग रहा है कि लद्दाख हमारा है। साका दावा। साका दावा भी कहां का हो गया? लद्दाख का। चीन भी ये कहने लग रहा है लद्दाख का कुछ हिस्सा हमारा है। भारत भी ये कहने लग रहा है लद्दाख का कुछ हिस्सा हमारा है। तो हर कोई व्यक्ति क्या दावा करने लग रहा है कि लद्दाख हमारा है, यानी साका दावा भी कहां का हो गया? लद्दाख का फेस्टिवल हो गया। ओके जी, सिंपल था। आगे चलें, चलो जी। आलमगीरपुर एक हड़प्पा शहर है, किस आधुनिक भारतीय राज्य के अंदर स्थित है? देखो, मैं आपको इसका हिंट देता हूं, तुम लोग खुद करना। देखो, आलमगीरपुर है ना, ये आपका भारत का सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल है। देखो, इतना हिंट दे दिया मैंने, अब तुम लोग बताओ। भारत का सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन स्थल, इतना हिंट दे दिया तो उस राज्य के अंदर मिलेगा। अरे तुम इतना दिमाग लगा लो यार, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर से सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? इन 4 ऑप्शनों के अंदर से बता दो मेरे को। ये हमारा भारत का मैप है जी, बिल्कुल है। ठीक है, यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है जी? राजस्थान देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है जी? पंजाब देखने को मिलता है। यहां पर हमको हरियाणा देखने को मिलता है। ठीक है, और यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है जी? यूपी देखने को मिलता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है? पूर्व दिशा किस तरफ है? इस तरफ है भारत की पूर्व दिशा, पूर्वी भारत। इस तरफ पश्चिमी भारत है, ऊपर उत्तरी भारत है, नीचे दक्षिणी भारत है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बाउंड्री किसकी है? यूपी की है, पार्थ है, उत्तर प्रदेश है। तो यही तो मैंने बोला था, सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन साइट की अगर हम लोग बात करें तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा जी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या है? भारत की सबसे पूर्वी हड़प्पा कालीन साइट है। ओके जी, चीज भी हमारे साथ, या फिर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी हम लोग बोल सकते हैं। लिखेंगे सभी साथी, सिंधु सभ्यता का पूछ लेगा आपसे एग्जामिनर। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जो हमारा स्थल है वो कौन सा है हमारे पास? सबसे पूर्वी स्थल। ओके जी,
वो कौन सा हमारे पास, आलमगीरपुर। ठीक है जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले इस स्थल की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो साल 1958 के अंदर यज्ञदत्त शर्मा नाम का एक व्यक्तित्व था, उनके द्वारा क्या इसकी आपकी खोज करी गई थी। लिखेंगे सभी साथी साल 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, खूब ज्यादा यज्ञ करे, यज्ञ से क्या है ये आपका उत्पन्न हो गया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता रखा हड़प्पा की खोज किसके द्वारा करी गई थी, मल्टीपल टाइम आप लोगों को करवा चुका हूं। साल 1921 के अंदर किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा क्या आपकी हड़प्पा की खोज हो गई थी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो इसी से अगले साल कौन सा हो गया, साल 1922 के अंदर आपकी मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और किसके द्वारा करी गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा क्या है इसकी खोज करी गई थी। ओके जी, आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो को और क्या बोला जाता है, तो मोहनजोदड़ो को पार्थ, मैं से मोहन, मैं से मृतक। ठीक है, तो इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता है, किसको, मोहनजोदड़ो को। इसके अलावा बड़े बड़े क्या है बाथरूम हमें यहां पर देखने को मिले, यानी विशाल स्नानागार की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, मोहनजोदड़ो के अंदर। अगर आपसे पूछ ले बड़े बड़े अन्न के भंडार, तो विशाल जो अन्नगार हैं वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, यानी बड़े बड़े अनाज के भंडार वो हमें हड़प्पा के अंदर देखने को मिले थे। ओके जी, इसके अलावा आपसे पूछता लोथल जो हड़प्पा कालीन साइट है ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, थन कब लेते हैं जी, रात को लेते हैं, यानी गुजरात। ठीक है, अरे गाय भैंस का थन हाथ में कब लेते हो तुम, रात को दूध निकालने के लिए। तो गुजरात के अंदर में लोथल जो साइट हो में गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। और लोथल से हमें क्या चीज मिली थी, डॉकयार्ड हमको मिला था जी। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। ठीक है जी, दिमाग के अंदर घुसे या नहीं घुसे जी, बिल्कुल घुस गए, पहले भी करवा रखे। आगे चलो, अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। बड़ा प्यारा प्रश्न है भाई, बहुत ही प्यारा प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न के साथ कोई बदतमीजी करेगा ना भाई तो यह समझ लेना ऑपरेशन कर दूंगा, ऑपरेशन। ठीक है, मेरे को मतलब जो समाज के लोग हैं ना वो दिल का डॉक्टर बोलते हैं, जो बड़े बड़े आशिक है ना अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, जो प्रिया के ऊपर, मनीषा के ऊपर लाइन मारने लग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों का मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन। ठीक है, एसएस बोलते हैं मेरे को प्यार से लोग, सीनियर सर्जन। ठीक है, जो है तुम्हारे दिल में प्यार की गांठ बनने लग रही है ना, ये गांठें उखाड़ के छत पे सुखा रखी है। ठीक है, धूप लगने लग रही है तो थोड़ा हिसाब से पढ़ लो। ओके, देखो तो नगर पालिकाओं से कौन सा भाग है संविधान का वो संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। देखो भारत का जो संविधान के एक जो भाग नंबर 9 है वो बहुत ज्यादा फेमस है, भाग नंबर 9 को हम लोग अक्सर IX भी बोल देते हैं क्योंकि X का मतलब 10 होता है। ठीक है, लेकिन X का मतलब तो जी हमारी गर्लफ्रेंड का नाम भी X है, मेरी भी कोई X है, उसकी भी कोई X है, ऐसे नहीं होता यार, उस X की बात नहीं होने लग रही। ठीक है, ये दूसरी X है। X का देखो X बनता ही कैसे है, ऐसे काटा मारने से, तो X का काम ही काटना होता है भाई। ठीक है, जीवन में कभी भी तुमको X मिलेगी वो X तुम्हारा काट के ही जाएगी उसका, क्योंकि उसके फितरत के अंदर ही X का मतलब क्या है, काटो। कोई भी मिल जाए, रमेश, श्याम, सुरेश, काटो, सबका काटो। ठीक है, तो भाग नंबर 9 के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, पंचायती राज। पंचायती राज हमको कहां पर देखने को मिलता है, भाग नंबर 9 के अंदर। और भाग नंबर 9 के अंदर भी भाग नंबर 9 के अंदर भी कौन से आर्टिकल तक हमको देखने को मिलता है, तो भाग नंबर 9 के अंदर अगर हम लोग एग्जैक्ट बात करें पंचायती राज की, तो अनुच्छेद नंबर 243 का ए पार्ट है, ए से लेकर ओ तक। आर्टिकल भी याद रखना, बकायदा पूछा जाता है। ए से लेकर ओ तक हमको क्या चीज देखने को मिलती है, पंचायत के अनुच्छेद हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पंचायती राज को भारतीय संविधान के अंदर ऐड कब किया गया था, 73वां संविधान संशोधन साल 1992 के तहत ऐड किया गया था। कैसे याद रखोगे, 73 से तितर में कहां देखने को मिलते हैं, गांव के अंदर उड़ते हुए देखने को मिलते हैं तितर। ठीक है, और तितर क्या किसी को पसंद नहीं आते, 92 मतलब बहाना, किसी को पसंद नहीं आते। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर क्या पंचायती राज को भारतीय संविधान के अंदर ऐड करेगा। अगर अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो संविधान की 11वीं अनुसूची के अंदर भी हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। अब देखो 9वें पार्ट के अंदर तो है पंचायती राज। अब अगर मैं बात करूं भाग नंबर जो 9वां पार्ट है, 9वें का अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, यानी इससे एक कदम आप
आगे जाने लग रहे हो। तो जैसे आप इससे एक कदम आगे जाओगे आप लोग आ जाओगे नगर निगम के ऊपर भाई, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग बात करें नगर निगम यानी कि जो शहरी राज व्यवस्था, अगर हम उसकी बात करें, नगर पालिका की बात करें, ठीक है, तो वो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? संविधान के भाग नंबर 9 के ए पार्ट के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, जो पहले भी बहुत बार करवा चुके हैं, फिर भी मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ये कौन से कौन से? देखो MNO, ओ के बाद क्या आएगा? P आएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 243 P से लेकर Z तक, ठीक है। और अकेला Z नहीं, Z का भी आगे सब पार्ट होगा जिसका नाम है G, ठीक है। तो ZG तक हमको क्या चीज देखने को मिलती है? नगर निगम या नगर पालिकाएं हमको देखने को मिलती हैं। और ये हमारे कौन से संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन था, यानी इसी से अगला, जो ये भी साल 1992 के अंदर ही हुआ था, और ये में संविधान की 12वीं अनुसूची के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है जी, दिमाग के अंदर घुस गया। अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। देखो बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न है। महायान आपका चिंतन की नई परंपरा, हीनयान पुरानी परंपरा। देखो क्या हुआ कि जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे ना, तब तक तो चलने लग रहा था सारा सिस्टम सही। बाद में जैसे जैसे उनके फॉलोवर्स बढ़े, इंस्टाग्राम पर धीरे धीरे उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर बढ़ गए, तो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो उनके फॉलोवर दो भागों के अंदर टूट गए। कुछ फॉलोवर तो थे जो सिर्फ महात्मा बुद्ध को पूजते थे, और कुछ फॉलोवर थे जो बोलते थे कि किसी को मत पूजो। महात्मा बुद्ध थे, वो तो यही कहते थे कि भाई परमात्मा हमारे मन के अंदर है, तो नॉर्मल भाई अपने मतलब कि मन को पूजो। यानी कुछ लोग तो बौद्ध भिक्षु बन गए, कुछ लोग मंदिरों के अंदर जाने लगे, यानी दो भागों के अंदर आपका बौद्ध धर्म टूट गया, ठीक है जी। एक को बोला गया हीनयान, एक को बोला गया महायान, ठीक है। महायान कौन से हो गए? जो महान व्यक्ति हैं। महान व्यक्ति तो क्या है? चिंतन मनन करेगा, यानी नए तरीके से सोचेगा। तो महायान आपका चिंतन की नई परंपरा, हीनयान आपकी चिंतन की पुरानी परंपरा, यानी दोनों के दोनों कथन हमारे सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ये हीनयान और महायान के अंदर है, कब टूटा, ठीक है, तो ये आपकी जो चौथी बौद्ध संगीति थी, मैंने आप लोगों को करवा रखा है बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियां हुई थी जी? 4 बौद्ध संगीति, जो 4 के अंदर जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसी के अंदर क्या इसका विभाजन हुआ था। चारों बौद्ध संगीतियां एक बार दोबारा से मेरे साथ मिलके प्यार से सुर के साथ सुर मिला के एक बार रिवाइज करेंगे। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी जी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपके राजा के घर में होगी पहली बौद्ध संगीति, यानी राजघर है। और राजा के घर में क्या हमको शत्रु देखने को मिलते हैं, यानी अजात शत्रु के टाइम पर हमारे यहां पर पहली बौद्ध संगीति हुई। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। सेकंड बौद्ध संगीति, अब राजा क्या बोला? यार मेरे घर में मत करो, ठीक है, मेरा तो सिस्टम पाट लिया, तुम लोग शहर के अंदर करो, विशाल स्तर के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर, मेरा तो घर छोटा पड़ा है, ठीक है। तो वैशाली के अंदर हमने सेकंड बौद्ध संगीति करी, ठीक है। और विशाल शहर के अंदर अगर आप लोग करोगे बौद्ध संगीति, तो किसी के मन में तो काला मैल होगा जी, बिल्कुल होगा, यानी काला शोक के टाइम पर हमारी दूसरी बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी, ये गांव वाले मतलब शहर वाले लोग ने बोले हमारा भी सिस्टम पाट लिया, ठीक है, हमारे भी बस की बात नहीं बौद्ध संगीतियों का आयोजन करवाना। तो तीसरे वाले क्या बोले? हमारा तो सबका पाट लिया, हम तो करने ही नहीं लग रहे, पाटलिपुत्र में कराओ। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के अंदर, यहाँ पर काला अशोक था, यहाँ पर सिंपल अशोक बच गया, यानी अशोक। चौथी बौद्ध संगीति फिर पाछा जो पाटलिपुत्र वाले थे, ये वाले भी मना करके बोले हमारा भी ब्योत नहीं है बौद्ध संगीति हैंडल करने का, तुम ऐसा करो, तुम कानों के अंदर कुंडल डालो और जंगल के अंदर चले जाओ, ठीक है। तो कुंडल वन के अंदर क्या हमारी चौथी बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। और आपके कानों के अंदर कुंडल से बना कनिष्क, कान से कनिष्क के द्वारा क्या है? कुंडल वन के अंदर आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई। और इसी चौथी बौद्ध संगीति के दौरान क्या आपका बौद्ध धर्म 2 भागों के अंदर आपका बट गया, एक का नाम था हीनयान, एक का नाम था महायान। इसके अलावा आपसे पूछा था बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक क्या थे आपके बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ थे। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। बौद्ध धर्म के 3 मेन कथन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यानी कि अच्छा ज्ञान रखो, अच्छा आचरण रखो, ठीक है, और अच्छे दर्शन करो। ओके जी, आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न, 7वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार या योद्धा सरदार थे, तत्कालीन राजा अक्सर उन्हें अपना क्या मानते थे? प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न, थोड़ा डीप है, उलझोगे। देखो बात क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा आपको समझाऊंगा ना। एक तो यार तुम लोगों ने ना डीप वो नहीं पढ़ रखी यार हिस्ट्री। अगर तुम डीप पढ़ोगे ना तो तुमको काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। बात दे बच्चे दोनों सोचते हैं क्या करवाने लग रहा है,
मतलब बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे मिले जिन्होंने ये प्रश्न पढ़ ही नहीं रखा जीवन में। देखो क्या सिस्टम इसने पूछा है, ध्यान से पढ़ना कि 7वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी का मतलब समझने लग रहे हो, यानी कि जो 600 वाले साल थे, 699 तक के जो साल है ईस्वी तक के, उसकी बात होने लग रही है। उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदार, योद्धा, सरदार होते थे। इसने क्या बोला कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इसके ऊपर क्या है, जो बड़े बड़े जमींदार होया कर दे या जो योद्धा होया कर दे ना, वो लीडर होया कर दे, सरदार होया कर दे, ठीक है। तत्कालीन राजा अक्सर उन्हें अपना क्या मानते थे, यानी उस टाइम के राजा थे वो इन योद्धाओं को और इन जमींदारों को अपना क्या बोलते थे, तो इनको अपना सामंत बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या सिस्टम था जी सामंत में, समझा नहीं। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया कि एक राजा है, एक व्यक्ति क्या राजा है। अब राजा अकेला तो इस पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई ना कोई व्यक्ति विरोध कर देगा, राजा की गोभी खोद देगा, ठीक है, सारा देश अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के मन में ये रहेगा मैं गद्दी के ऊपर बैठूं, मैं गद्दी के ऊपर बैठूं, जिसके हाथ में पावर होगी वही गद्दी के ऊपर बैठेगा, ठीक है जी। अब क्या होता था, राजा क्या करता था, जो भी गांव के बड़े जमींदार होते थे ना, जमींदार लोग क्या होते थे, जमींदार लोग किसानों के ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे। और जो भी मान लिया आपके राज्य के अंदर जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, ठीक है, योद्धाओं से वैसे ही समाज के लोग डरते थे, ठीक है। तो राजा था इनके साथ बना के रखता था, योद्धा के साथ भी और जमींदार के साथ भी, ठीक है। और राजा इनको बोलता था अपना सामंत, भाई ये तो मेरे क्या है, सामंत है, ठीक है। क्योंकि भाई ये भी तो जनता को कुछ हद तक कंट्रोल करने लग रहे हैं। अगर जमींदार और योद्धा अगर राजा इनके साथ बना के नहीं रखेगा तो ये जनता को उकसा देंगे, भाई इसका तख्त उखाड़ के फेंक दो, राजा को दिक्कत हो जाएगी। तो राजा इनको सामंत बोलता था। अब क्या कुछ ऐसे केस है हमारे इतिहास के अंदर कि ये जो सामंत थे इन्होंने क्या राजा की गद्दी को उठा के फेंक दिया, ठीक है, राजा का रोल ही खत्म कर दिया था। ऐसा कोई सा केस हो तो बताओ जी। जैसे चालुक्य वंश था, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, चालुक्य वंश था भाई। चालुक्य के अंदर भी अलग अलग थे, बादामी, वातापी, अलग अलग चालुक्य 3 टाइप के होते थे। तो जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश के जो सामंत थे, सामंत है वो कौन था, वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग क्या था, चालुक्य वंश का सामंत था, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो एक बड़ा जमींदार या योद्धा था दंती दुर्ग नाम का कोई व्यक्ति, ठीक है। और जो चालुक्य वंश का राजा होया करता वो मतलब कि दंती दुर्ग को उसने अपना सामंत बना रखा था कि हाँ भाई तू भी जनता को कंट्रोल करके रख, ठीक है, बाद में मतलब आप ही मामले को डिस्कस कर लेंगे। फिर जो दंती दुर्ग था यो बड़ा बन गया, यो नो बोले यार जब मैं जनता को कंट्रोल करने लग रहा हूं तो तेरी क्या जरूरत है, मैं खुद है ना राजा बन जाऊं। इसने क्या करा, दंती दुर्ग ने, जो चालुक्य वंश का उस टाइम जो राजा आया करता उसको सत्ता से हटा के खुद गद्दी के ऊपर बैठ गया और इसने अपना वंश बना दिया जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना समझ में आई कैसी। और इसके बाद इसने कौन सा यज्ञ करवाया, मैंने 2-3 क्लास पहले बताया था, हिरण्य गर्भ यज्ञ, याद है या नहीं है, हिरण्य गर्भ यज्ञ। इस यज्ञ के बाद क्या इसने खुद को क्षत्रिय घोषित कर लिया था, ठीक है। आपसे पूछा था हिरण्य गर्भ युग, हिरण्य गर्भ जो यज्ञ है वो इतिहास में किसके द्वारा करवाया गया था, सबसे पहले दंती दुर्ग के द्वारा करवाया गया था, मैंने अभी पिछली क्लासों के अंदर भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था, चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ये पूछा जाता अक्सर, जैसे पूछा गया। अगला प्रश्न आता हमारे पास, गुजरात के शिकार नृत्य, गुजरात के अंदर क्या है, शिकार नृत्य, लोक नृत्य में किस विषय को दर्शाया जाता है। जो शिकार नृत्य है भाई इसके अंदर मतलब किस चीज को दर्शाया जाता है, तो शिकार नृत्य के अंदर क्या दिखाई, कृषि अनुष्ठान गलत है, वर्षा आह्वान गलत है, शादी समारोह गलत है, शिकार का दृश्य प्रस्तुत करे, तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न था यार, शिकार नृत्य के अंदर शिकार ही दिखाएगा, ठीक है। और ये मेनली होता कहां पर था, ये मेनली आपका गुजरात के अंदर होता था। कहां पर, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर और कौन कौन से होते हैं आपके, डांडिया होता है, डांडिया, गरबा, ये सारे कहां के हैं, गुजरात के डांस है, सबको पता, दया भाभी करती है गुजरात वाली, डन 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 डन, ठीक है। गुजरात के अंदर क्या, कच्छ का रण, तो यानी रण उत्सव भी यहीं पर हुआ। कैसे याद रखोगे, रात के समय आप लोग क्या कच्चे के अंदर रन करते हो जी, बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। बुद्ध जो शब्द है महात्मा बुद्ध का, इस शब्द का अर्थ क्या है। शक्तिशाली, महात्मा बुद्ध तो अपने आपको शक्तिशाली बोलते ही नहीं थे।
योद्धा भिक्षु नहीं जी, शाही साधक या फिर जागृत व्यक्ति, भाई इन दो के अंदर से एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने तो अपना राजपाट त्याग दिया था, तो शाही तो किसी तरीके से होंगे ही नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। तो वो कैसे व्यक्ति थे? वो एक जागृत व्यक्ति थे, यानी कि जिनकी अंतरात्मा अब जाग चुकी थी कि हाँ भाई ये जो संसार ये दुखों का घर है, मेन जो सुख है वो तपस्या के अंदर ही है कि तपस्या करो दिन रात, ठीक है, और अपना मतलब कि एक साधक वाला जो साधु वाला जीवन है उसको जियो, उसी के अंदर मेन वो है शांति, ठीक है। तो एक जागृत व्यक्ति। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने दक्षिण पथेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी है यह उपाधि प्राप्त करी थी? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। इंट दूं तुम लोगों को, ऐसा राजा जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, याद करो। इतना इंट देने के बाद भी अगर तुम गलत करते हो तो तुम्हारा मतलब समझ लो जिक्के के अंदर बहुत ज्यादा आतंक है। और इंट दो, चालुक्य वंश का राजा था। चालुक्य भी मैंने आपको अलग अलग बताया, उसके अंदर जो वातापी चालुक्य था उसका राजा था। अब बता दो। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। पुलकेशिन पुलकेशिन पुलकेशिन, शाबाश। देखो भाई पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल सही। पुलकेशिन द्वितीय भाई देखो मेनली था दक्षिण भारत का राजा, दक्षिण भारत का। और किस वंश से था? यह था जी चालुक्य वंश से। चालुक्य की मैंने आपको तीन होते थे, बादामी, वातापी, एक और था, एक का नाम मैं खुद ही भूल गया, ठीक है। तो ये वातापी जो चालुक्य वंश था उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये मेनली दक्षिण भारत के ऊपर शासन काल करने लगे रहे थे। और इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान है हर्षवर्धन था, वो उत्तर भारत के ऊपर शासन करने लगे रहा था। तो कौन सा टाइम पीरियड था? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया है जी, बिल्कुल किया है, ठीक है। तो 647 ईस्वी में जैसे हर्षवर्धन का था, मतलब इस टाइम है पूरे उत्तर भारत के ऊपर, पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर क्या था? कब्जा था, ठीक है। और उस टाइम हर्षवर्धन ने बोला मैं दक्षिण भारत के ऊपर भी कब्जा करूंगा। तो जैसे ही इसने अपने दक्षिण के अभियान शुरू करे तो वहां पर जो था राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये बोला ना हर्ष भाई ये सिस्टम तेरा गलत है, पुल कर लूंगा, पकड़ के खींच लूंगा, ठीक है। तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर क्या हर्षवर्धन मारा गया, ठीक है। और उसके साथ ही क्या है आपका ये जो पुलकेशिन द्वितीय और भी पावरफुल हो गया और इसने क्या है अपने आप को दक्षिण का स्वामी बोला और इसको क्या दक्षिण पथेश्वर के नाम से भी जाना जाने लगा। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब ये जो यही पुलकेशिन द्वितीय था, इसका एक दरबारी कवि होता था जिसका नाम था रवि कीर्ति, ठीक है। रवि कीर्ति के द्वारा एक अभिलेख लिखे गए थे जिनको हम लोग बोलते हैं ए होल अभिलेख। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि ए होल अभिलेख किसके द्वारा लिखे गए थे? तो रवि कीर्ति के द्वारा ही क्या है ए होल अभिलेख लिखे गए थे। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गए, दिमाग के अंदर घुस गया। ओके जी, ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक। आगे चले, चलो जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? देखो मैंने आप लोगों को 8वीं याद करवाई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना एग्जामिनर मल्टीपल टाइम पूछ चुका है। 8वीं कब हुई थी जी? जब 2 योजना ब्रेक आए थे तो उसके बाद यानी साल 1992 से लेकर 97 तक हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी जी, बिल्कुल चली थी। इस टाइम हमारे पीएम साहब कौन थे? पी से पीएमपी से पीवी नरसिम्हा राव थे जी, बिल्कुल थे जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। इस टाइम हमारे वित्त मंत्री साहब कौन थे? तो वित्त मंत्री साहब थे जी डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ इनसे पहले यानी कब था? यानी कि साल 1990 से जो 91 का टाइम पीरियड था और 91 से जो 92 का टाइम पीरियड था, इस टाइम क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी। तो उस कारण क्या हम लोग कोई भी पंचवर्षीय योजना लाने के उसमें पावर में नहीं थे। तो ऐसे केस के अंदर क्या हम लोग लेके आए थे? मतलब कि वार्षिक प्लान। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद है वार्षिक प्लान आए, तो आपकी कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी इससे पहले आपके 5 वर्ष और कम कर दो। तो यानी अगर हम लोग बात करें कि साल 1985 से लेकर 90 तक आपकी क्या होगी? 7वीं पंचवर्षीय योजना होगी। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, थोड़ा दिमाग लगा लेते तो इजीली आप लोग कर लेते, ठीक है जी। दिमाग लगा लिया, चीजें समझ में आ गई। अब मैंने आप लोगों को एक प्रश्न करवाया था ट्रिक के माध्यम से, जवाहर रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई और पीएम रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? मैंने इसकी सिंपल सी ट्रिक बताई थी। पीएम रोजगार योजना के अंदर आपको 8 अल्फाबेट देखने को मिलेंगे अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना है तो। कैसे जी? जैसे देख लो, गिन लो, इसके अंदर 8 है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आपकी कौन सी होगी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं के अंदर क्या होगा आपका? जवाहर रोजगार योजना। कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना। ये हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हो जाए, तो इस फैक्ट को भी याद रख लेना। ओके जी।
अगला प्रश्न आता है हमारे पास, फुटबॉल में मैच डैश मिनट की 2 बराबर अवधि तक चलता है। देखो फुटबॉल के अंदर जो मैच होता है वो होता है टोटल 90 मिनट का। टोटल कितना होता है जी? 90 मिनट का टोटल हमारा मैच होता है। ठीक है, टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं जी? टोटल 11 खिलाड़ी हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फुटबॉल के अंदर फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सभी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या लगभग बराबर होती है। खो खो के अंदर टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं जी? 12 होते हैं। मैदान के ऊपर कितने खेलते हैं जी? 9 खेलते हैं। क्रिकेट के अंदर टोटल कितने होते हैं जी? 15 होते हैं। मैदान के ऊपर कितने खेलते हैं जी? 11 खेलते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके ऊपर ज्ञान मत बांटो। चलो भाई कोई बात नहीं, तो हम घने बड़े हो गए, ज्ञान को ना बांटा। ठीक है, तो यानी कि देखो 90 मिनट का मैच है तो कितने कितने मिनट के 2 हाफ होंगे? 45 मिनट के 2 हाफ होंगे। और बीच में जो ब्रेक होता है जी 15 मिनट का। अक्सर एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है फुटबॉल के अंदर कितने मिनट का ब्रेक आता है बीच में, तो 15 मिनट का ब्रेक भी लिया जाता है। अब हमारा क्या है, जो फीफा वर्ल्ड कप, आप लोगों ने नाम सुना फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा जो वर्ल्ड कप है उसकी तैयारियां चलने लग रही है। और अगले महीने यानी कि जून 2026 के अंदर क्या फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ सकता है अभी एसएससी जीडी के अंदर कि फीफा वर्ल्ड कप है जो लास्ट टाइम हुआ था वो कब हुआ था? साल 2022 के अंदर हुआ था। हर 4 साल में होता है। और इसके अंदर कौन सी टीम जीती थी? तो अर्जेंटीना है। ठीक है, ये टीम आपकी जीती थी। ओके जी, फैक्ट हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर भी घुस गया। ठीक है, और मेनली फुटबॉल कहां का मेनली फेमस गेम है? तो जर्मनी जैसी कंट्रीज है वहां का फेमस गेम है। और अब की बार जो ये हुआ, ये यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह, इन देशों के अंदर फुटबॉल का आपका वर्ल्ड कप वो आपका खेला जाएगा। जिसको देखना वो देखने जा सकता है टिकट लेके। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सरकार को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था? कौन सा था? सबको पता है, अंग्रेज सरकार कौन सा लेके आई थी? रोल्ट एक्ट, जो कि कब आया था? साल 1919 के अंदर। इसको क्या बोला महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने इसको काले कानून, काला कानून बोला। काला कानून, ये कानून क्या था? इसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी बोला जाता था। इस कानून के तहत क्या होता था? अंग्रेज सरकार को जिसके ऊपर भी डाउट लगता था कि हाँ भाई ये व्यक्ति देश की जो सुरक्षा उसको खतरे में डाल सकता है, आंदोलन वगैरह करवा सकता है, तो उस व्यक्ति को पकड़ के डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। और 2 साल तक है बिना वकील बिना दलील, यानी कोई वो कोर्ट केस कुछ भी नहीं लड़ सकता, बिना जिसको मर्जी उसको जेल के अंदर डाल सकते थे। तो इसी को रोल्ट एक्ट बोला गया था। इसी के विरोध के अंदर जो भारत की जनता है वो आपके जलियांवाला बाग के अंदर आपकी इकट्ठी हुई थी। कब हुई थी जी? 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठी हुई थी। और ये जो इकट्ठी हुई तो इसके ऊपर क्या अंग्रेज सरकार ने एक्शन लिया। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जनरल डायर, उसने सबके ऊपर फेर दिया टायर। इसने ऑर्डर दिया कि जितने भी यहां पर है सबको गोलियों से उड़ा दो, बच्चे बुजुर्ग जो भी थे सबको उड़ा दिया गया। ठीक है, सबकी मृत्यु। तो इसी को बोलते जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 कहां पर हुआ था? अमृतसर के अंदर हुआ था जी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन हुआ? तो हंटर जो आयोग है, हंटर आयोग का गठन हुआ था। किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बाद में अंग्रेज सरकार ने इनको क्लीन चिट दे दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी कच्चे काटो, ऐसे भारतीयों को फूकते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला चलते हैं। अगला आता हमारे पास, किस राष्ट्रकूट सरदार ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी? अभी अभी तुमको 2 मिनट पहले बताया था। कौन सा था राष्ट्रकूट शासक? याद करो, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने क्या था? मैंने बताया था। दंती दुर्ग क्या था? आपका जो चालुक्य जो शासक था, ठीक, उसका क्या था? उसका सामंत था। ठीक है, तो उसका सामंत हो गया। यानी सामंत का मतलब क्या है? उसका एक तरीके से उसका गुलाम था, यानी कि जो एक तरीके से जो बड़ा जमींदार हो गया, योद्धा हो गया, वही तो था। अभी तो बताया था। तो इस तरह जो इसका मेन जो हेड था कौन था? बादामी चालुक्य वंश का राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय। लिखेंगे सभी साथी, बादामी चालुक्य शासक था। और उस चालुक्य शासक का नाम क्या था? उसका नाम था जी कीर्तिवर्मन द्वितीय। लिखेंगे सभी साथी। आपसे क्या पता अगली शिफ्ट के अंदर ये भी पूछ ले, कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो कीर्तिवर्मन जो द्वितीय था, इसको इसने गद्दी से उखाड़ फेंका और खुद का नया वंश स्थापित कर दिया, जिसका नाम था क्या? आपका राष्ट्रकूट वंश। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। आपसे पूछता राष्ट्रकूट वंश का सबसे फेमस शासक कौन सा था? ये भी पूछ लेता, अक्सर बहुत बार पूछा भी गया। तो अमोघ वर्ष। लिखेंगे सभी साथी, अमोघ वर्ष क्या था? अमोघ वर्ष आपका राष्ट्रकूट वंश का फेमस शासक था भाई। ठीक है, इसको भी लिख लो, फेमस शासक। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, एक बार रुक जाओ, लाइट आ गई।
आगे चलें, चलो। ओ हाँ, एक और चीज है, एक और चीज आपसे पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष है किन तीन वंशों के बीच में हुआ था, या फिर आपको दो वंशों के नाम दे देगा, तीसरे वंश का नाम पूछ ले, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, देखो मैं आपको फिर बोलता हूं, जितनी डीप करोगे ना इंडिया जिक्के तो आपके लिए बेनिफिशियल है। मोटी मोटी इंडिया जिक्के करोगे तो कहीं पर सिलेक्शन नहीं होगा, जिक्के के अंदर ऐसे ही मात खाते रहोगे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष तीन वंशों के बीच में होता, राष्ट्रकूट वंश जो दंती दुर्ग वाला था, एक पाल वंश जो गोपाल के द्वारा जिसकी स्थापना करी गई थी, और एक था गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, त्रिपक्षीय वंश आपका किस किसके बीच में हुआ, राष्ट्रकूट, पाल वंश और आपका गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, इन तीन वंशों के बीच में क्या त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो इसको भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, आगे चलो जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, फागुन मड़ई त्योहार किस प्रमुख त्योहार की पूर्व संध्या का मतलब है यानी एक दिन पहले शाम को मनाया जाता है। देखो फागुन का त्योहार सभी को पता है, फागण आ गया, फाग खेलते हो, कब खेलते हो, फाग होली पे खेलते हैं जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, यानी फागुन वाला जो है आपका कब बनाया जाएगा, होली से एक दिन पहले आपका सेलिब्रेट होता है। ओके जी, बस इसके अंदर इतना ही। अगला, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास था। आप लोगों को ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, याद करो, सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास, क्या तुम इस चीज को स्वीकार करोगे? नो जी नो, हमें समाज को न्याय दिलाने का ठेका नहीं उठाना, हमें तो सिर्फ हमारा विकास करना है। ट्रिक करवाई थी जी, बिल्कुल करवाई थी। यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना कब होगी, इसकी भी सिंपल सी ट्रिक है, 12वीं वाली याद रखना हमेशा। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी, साल 2012 के अंदर। अब इसके अंदर 5 साल कम कर दो, यानी 11वीं वाली कब आएगी, 2007 से लेकर आपकी 12 के बीच में। 10वीं कब आएगी, फिर 5 साल कम कर दो, 2002 से लेकर 7 तक आएगी। 9वीं कब आएगी, फिर आपके 5 साल कम कर दो, यानी 1997 से लेकर 2002 तक आएगी। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं ऐसे, ये 12वीं वाली याद रखो, सारे रटने की जरूरत नहीं है। ओके जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास, 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मिनट्स यानी विवरण आधार पर पारित किया गया था। यह बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये रहा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले सिद्धांत। ये क्या था, मैकाले नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति होता था, अंग्रेज अधिकारी था, इसने एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग मैकाले सिद्धांत भी बोलते हैं। आखिरकार मैकाले सिद्धांत था क्या, इसने बोला कि जो शिक्षा है वो जो समाज के जो अमीर लोग हैं ना उनके लिए तो बहुत ज्यादा कंपलसरी, यानी जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं। ठीक है, और ऊंचे वर्ग के लोग अगर शिक्षित होंगे तो जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएंगे। अब जैसे मान लिया कोई अमीर व्यक्ति है, उसने शिक्षा ले ली, उसने पढ़ाई कर ली, थोड़ी मोटी इंग्लिश सीख ली। ठीक है, अब उसके घर में कोई नौकर काम करेगा तो उसको वो इंग्लिश में अगर कुछ भी बोलेगा तो थोड़ी बहुत इंग्लिश वो नौकर भी सीखेगा। तो ये इसका सिद्धांत था, 1835 के अंदर ये मिनट्स का सिद्धांत लेके आया था। तो अक्सर एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है। फिर इसी के द्वारा, मैकाले के द्वारा ही क्या है, आप लोगों का वुड्स डिस्पैच ले आएगा। ये वुड्स डिस्पैच पूछा था एग्जाम के अंदर अक्सर, वुड्स डिस्पैच किसके द्वारा ले आ गया, तो मैकाले के द्वारा। ये वुड्स डिस्पैच था क्या जी, ये थी जी हमारी शिक्षा पद्धति। ये शिक्षा पद्धति इसने मतलब पूरा एक सिद्धांत दे रखा था कैसे कैसे पढ़ाई करनी। इसने बोला कि भाई जो बड़ी क्लास से है ना, बड़ी क्लास का मतलब जो हायर एजुकेशन है, यानी जो 10वीं 12वीं होगी या जो इससे ऊपर की पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाई तो होगी अंग्रेजी के अंदर। ये क्या बोला, जो हायर एजुकेशन है, आपसे पूछ लेगा वुड्स डिस्पैच के अंदर हायर एजुकेशन किस भाषा के अंदर होगी, तो ये तो होगी जी अंग्रेजी भाषा के अंदर। और जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी का मतलब जो छोटे बच्चों की क्लास से है, जैसे आपकी 5वीं लग 8वीं लग, ये सारी होगी आप लोगों की लोकल लैंग्वेज के अंदर, यानी स्थानीय भाषा के अंदर। ठीक है, जैसे मान लिया भाई आप लोग पंजाबी बोलते तो पंजाबी के अंदर। तो ये इसने प्रणाली बनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। और इसी प्रणाली के तहत इसने एक और घोषणा करी कि मैं क्या है, मैं 3 कॉलेजों की स्थापना भी करूंगा। कहां पर, जो बड़े बड़े शहर हैं, कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, यहां पर एक मतलब तीनों जगह एक के कॉलेजों की स्थापना करने का भी काम करूंगा। ठीक है, तो 1854 के अंदर ये वुड्स डिस्पैच लेके आता। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है वुड्स डिस्पैच कब आया, साल 1854। मिनट्स का सिद्धांत कब आया, 1835 के अंदर। तो ये चीजें याद रखना। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पौधे मुख्यतः अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं। मान लो कोई पौधा है, पौधे के अंदर एक्स्ट्रा जल हो रहा है, तो उस जल को किस माध्यम से निकालता है, तो उस प्रोसेस का नाम है जी ट्रांसपीरेशन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए है करेक्ट हो जाए। ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस उसके तहत क्या है, उसको ट्रांसफर कर देता है, अपने शरीर से निकाल देता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास,
मृदा और निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मृदा निर्माण और मृदा अपरदन की प्रक्रिया के बीच संतुलन की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है? बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न पूछा गया है। अब मृदा निर्माण और मृदा अपरदन किसको बोलते हैं? मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। जैसे मान लिया आप लोगों को देखा रेगिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है और उन तेज हवाओं की वजह से क्या वो मिट्टी एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चली जाती है, जिसको बोलते हैं मिट्टी का कटाव। ठीक है, और उस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या है, अक्सर लोग पौधे लगाते हैं, जगह जगह पेड़ लगाते हैं। उन पेड़ों की वजह से क्या मिट्टी का कटाव रुक जाता है काफी हद तक। ठीक है, तो मिट्टी का कटाव रोकने के लिए आपके पौधे लगाए जाते हैं, और अगर हम उन पौधों को निरंतर काटते रहेंगे तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, जिससे नई मिट्टी का निर्माण कम होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वनोन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनों को काटना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है राउरकेला इस्पात संयंत्र। अगर ये भी किसी व्यक्ति ने गलत किया तो वो अपना सिलेक्शन भूल जाना। कब स्थापित किया गया था बताओ? देखो मैंने आप लोगों को बताया था इतना हिंट, देखो मैंने क्या बताया था कि 3 आपके इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे, याद कर लो। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पीसी महालनोबिस के टाइम पर। याद आए या नहीं आए? आया नहीं आए? देखो भाई याद करो 3 इस्पात संयंत्र मैंने आप लोग, इस्पात का होता है स्टील प्लांट, राउरकेला। याद आया नहीं आया भाई? केड़े का छिलका पड़ा है ओडिसी होले साइड उड़ीसा के अंदर, किसकी सहायता से कराया था भाई? अगर आप केला है भाई, केले का छिलका पड़ा ओडिसी होले साइड में गिर गया तो तेरा मनी निकल के गिर जाएगा, जर्मनी की सहायता से। याद आया नहीं आया? भिलाई, आप भलाई कैसे कर सकते हो? छाती दबा के आप भलाई कर सकते हो। ठीक है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। छाती नहीं दबाओ तो रूस जाऊंगा भाई। ठीक है, दुर्गापुर, दुर्गा माता की पूजा बंगाल कलकत्ता के अंदर की जाती है। किसकी सहायता से? अंग्रेज सबसे पहले बंगाल के अंदर आए थे, यूके की सहायता से, अंग्रेजों की सहायता से। ठीक है, ये तीनों की तीनों कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन के हिसाब से देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई कब थी पार्थ? 1956 से लेकर 61 के बीच में। ऑप्शन में देख लो यार, 50 इसके बीच में नहीं आता, 59 आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन का एलिमिनेशन का खेल था मेरे भाई। तीनों प्लांट याद रखना। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? बताओ भाई। महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति का सबको पता है, अनुच्छेद नंबर 61। 52 के तहत क्या राष्ट्रपति के पद का वर्णन है? ठीक है, 60 से शपथ। ठीक है, और महाभियोग के लिए आपसे एक प्रश्न और पूछा था, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता तो महाभियोग चलाने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य? ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो ठीक है, तो महाभियोग चलाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को क्या है? सूचित करना अनिवार्य। और बहुमत कितना चाहिए? 2/3 बहुमत कंपलसरी है इनको पद से हटाने के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। 14 दिन पहले वाले बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, 63 के अंदर किसके बारे में वर्णन है? उपराष्ट्रपति का जो पद है इसके बारे में वर्णन किसके अंदर है? आपका 53 के अंदर, 63 के अंदर। पी से 55 पी से प्रोसेस, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसकी जो प्रोसेस वो किसके अंदर में देखने मिलती है? 55 के अंदर। ओके जी, आगे चले। चलो जी, अगला प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। कुतुबुद्दीन कब से कब तक आया था? 1206 से लेकर 1210 तक आया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। गुलाम वंश की स्थापना करने का इसने मेन काम कराया था। ठीक है, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य इसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की क्या रखी थी जी? नींव रखी थी। ठीक है, और किस सल्तनत का वंश था? दिल्ली सल्तनत का वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश आया जी। इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था जी? रजिया सुल्तान था जी। रजिया सुल्तान क्या थी? पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जी। ठीक है, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? 1236 में बैठी जी। मृत्यु कब होगी? 1240 में होगी जी। मकबरा कहाँ देखने में मिलता है? कैथल में देखने को मिलता है जी। ये चीजें समझ में आई या नहीं आई जी? आ गई जी। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो थोड़ी और भी आ जाएगी जी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई
थी, पोलो गेम खेलने लग रहा था। पोलो किसको बोलते हैं जी? घोड़े के ऊपर ऐसे उलट मार मार के खेलना है, घोड़ा का ऊपर पड़ गया, पड़ दिया, इसकी मृत्यु होगी। दिल्ली सल्तनत के कितने वंश थे जी? 5 वंश थे जी। याद कैसे रखोगे जी? ट्रिक है जी, सख्त सा लोंडा। एस से क्या बन गया जी? सलेव डायनेस्टी। सलेव का मतलब क्या होता है जी? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का क्या था जी? पहला वंश था जी। के से क्या बन गया जी? खिलजी वंश बन गया जी। ठीक है, खिलजी के बाद खिलजी की स्थापना किसने करी थी? बताओ भाई। खिलजी वंश का सबसे पावरफुल शासक कौन सा था? बताओ जी। तीसरे बन गया हमारे पास तुगलक वंश बन गया जी। ठीक है, ऐसे से क्या बन गया? सैयद वंश जी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्जर खान था जी। खिज्जर खान किसका सेनापति होया करता? तैमूर का सेनापति था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब गिरा था? 1398 के अंदर करा था जी। एलडी से क्या बन गया? लोधी वंश बन गया जी। लोधी वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जी। इसके बाद क्या था? 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हुआ जी, जिसके तहत क्या बाबर ने लोधी को हरा के क्या है? मुगल सल्तनत का आपका परचम लहराने का काम करा था जी। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया जी। अगला प्रश्न चले जी। चलो जी, आपको कौन रोक सकता है जी? तुम ही रोक सकते हो बस, नीच। वर्षा, कोहरा और ओला वर्षण जैसी मौसम की सभी घटनाएं किसके अंदर होती है? मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, मौसमी घटनाएं किसके अंदर होती है? अक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है। कदर गया ऑप्शन नंबर डी हमारा। ठीक है, समताप मंडल इससे ऊपर होता है। समताप से स्टार्ट क्या होती है? एरोप्लेन। एरोप्लेन हमारी इसी मंडल के अंदर उड़ने का काम होती है। इसके अलावा जो भी हमारी ओजोन लेयर होती है वो भी हमारी इसी मंडल के अंदर आपकी स्टार्ट होती है। ओके जी, मध्य मंडल के अंदर जो भी ऊपर से हमारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह पड़ते हैं ना, उल्का पिंड पड़ेंगे, जो आग पकड़े अगर है वो मध्य मंडल के अंदर पकड़ते हैं, यानी समताप के बाद मध्य आता है। ओके जी, अगला प्रश्न। नंदवंश का अंतिम शासक कितनी बार बताया था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था जी। अंतिम शासक कौन था जिसने धनकानंद लिया? धनानंद था जी। नंदवंश की स्थापना किस वंश के बाद हुई जी? नंदवंश से पहले कौन सा था जी? शिशुनाग वंश था जी। ठीक है, शिशुनाग की स्थापना शिशुनाग ने करी थी। शिशुनाग से पहले कौन सा था जी? हर्यक वंश था जी। हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी जी। शिशुनाग के बाद कौन सा आया? नंदवंश आया जी। नंदवंश के बाद कौन सा आया? मौर्य वंश आया जी। चंद्रगुप्त मौर्य और राणा। ओके जी, मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो कौन था जी? बृहद्रथ था जी। ठीक है, आपके कैसे याद जी? बेटा डेली पढ़ाता हूं, यही याद रहते हैं और क्या याद रहता है। अगला, लाई हरोबा त्योहार। लाओ लाओ लाओ, क्या लाए हो जी? मणि लेके आए हैं। मणिपुर के अंदर कौन सा हमारा लाई हरोबा फेस्टिवल आपका देखने में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करना, बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, मणिपुर तो जमा बहुत प्यारा प्रश्न आता है। एक आता पुंग चोलम, चोलम से बन गया चोर। ठीक है, चोलम चोर। ठीक है, चोरी, चोर है, चोरी करने आता, आप लोग उसकी क्या पुंगी बजा देते हो, यानी पुंग चोलम। चोर किसकी चोरी करना था? मनी की, यानी मणिपुर के अंदर। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला प्रश्न, प्यारा प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने? 8 राज्यों के अंदर से होकर गुजरती है। और उसकी ट्रिक क्या? मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इसने पूछा कौन से राज्य के अंदर से गुजरती है? ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर से नहीं गुजरती, मिजोरम के अंदर से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती, गोवा से भी नहीं गुजरती। ये हमारे भाई मेनली जो अपना पश्चिमी भारत है, यहां से स्टार्ट होती है ऐसे भारत के नक्शे पर और यहां तक जाती है। ठीक है, कर्क रेखा। अब मैं से क्या बन गया? मैं से बन गया जी मिजोरम। ओके जी, त्रय से क्या बन गया जी? त्रिपुरा। ठीक है जी, गै से हमारे पास क्या बन गया जी? गुजरात। एम से क्या बन गया जी? मध्य प्रदेश बन गया जी, मध्य प्रदेश। 6 से क्या बन गया जी? छत्तीसगढ़ बन गया जी, छत्तीसगढ़ बन गया जी। जय से क्या बन गया जी? झारखंड बन गया जी। ठीक है, आर से क्या बन गया जी? राजस्थान बन गया जी। ठीक है, और पी से क्या बन गया जी? पंजाब बन गया जी। तो ये जो 8 राज्य, इन 8 राज्यों के अंदर 3, 3, 6 और 2, 8। ठीक है, इन 8 राज्यों के अंदर से क्या है? आपकी कर्क रेखा गुजरती है। स्वाहा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गोलकुंडा किला हैदराबाद। यार सब ना बेरा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। गोलकुंडा किला में कहां पर देखने को मिलता है? हैदराबाद के अंदर हमको गोलकुंडा किला देखने को मिलता है। हर साल आता है, बहुत बार। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था? काकतीय वंश के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। और किस टाइम बनवाया गया था? 12वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया था, यानी 1100 वाले साल थे उस टाइम। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न, बंदूक से चली गोली चलाते तो ऐसे पीछे वो झटका लगता है। वो झटका किस लिए लगता है? न्यूटन का तीसरा नियम था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूटन की गति का कौन सा? तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला चलते हैं। अगला आता है शाद प्लियांग, जिसे थाली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? थाली नृत्य कौन से भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य? ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। तो साद, प्लियांग, यांग, चांग, इस तरीके के नृत्य कहां पर होते हैं? पूर्वी भारत की तरफ होते हैं। पूर्वी भारत का एक ही राज्य ऑप्शन के अंदर मेघालय। मेघालय के अंदर हमको देखना है मेघ कैसे होते हैं? क्रीम जैसे होते हैं। ठीक है, तो नोंग क्रेम जो फेस्टिवल
फेस्टिवल ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है जी, मेघालय के अंदर ही हमें नोंग करेम फेस्टिवल भी देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या मेघ क्या होते हैं, मेघ थोड़े बांगे बांगे हो, क्या होते हैं, इसको वांगला बोल देंगे, यानी वांगला फेस्टिवल भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, मेघालय के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है खेतड़ी खादाने किस राज्य के अंदर स्थित है जहां से हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करते थे, बताओ खेतड़ी खादाने किस राज्य के अंदर हमको देखने को मिलती हैं, ये हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है जहां से क्या हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी, अगला प्रश्न मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा करी गई, विशाख दत्त के द्वारा करी गई। चाणक्य ने किसकी रचना करी थी, अर्थशास्त्र की रचना करी थी। किसका पीएम होया करता, किसका प्रधानमंत्री होया करता, चंद्रगुप्त मौर्य का। बाण भट्ट ने किसकी रचना करी थी, हर्षचरित और कादंबरी की रचना करी थी। ओके जी, ये भी पूछ लेता अक्सर एग्जामिनर, ठीक, जितनी मल्टीपल टाइम पढ़ोगे ये चीजें उतनी पक्की याद होंगी। ठीक है जी, अगला प्रश्न आता है ओडिशा के मयूरभंज जिले में, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, छऊ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अरे देख दी हमारे यार, बढ़के कौन थी। मेघस्थनीज द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेघस्थनीज ने किसको अपने राजदूत के रूप में भेजा था, जिस सेल्यूकस निकेटर को भेजा। मेघस्थनीज द्वारा भेजे गए राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, भाई ये गलत लिख रखा शायद पर्सन, या फिर एसएससी ने गलत पूछ रखा है। मतलब मेघस्थनीज तो एज ए राजदूत आया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, पर्सन गलत तरीके से पूछ रखे। मैं आपको बताता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर है जो सेल्यूकस निकेटर था ना, सेल्यूकस निकेटर क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी हुआ जिसका नाम था एलेना, उसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, और चंद्रगुप्त मतलब सेल्यूकस निकेटर ने फिर अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए क्या मेघस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और मेघस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो इस पर्सन को थोड़ा ठीक कर लेना, पर्सन के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, ओके जी, तो ये थे हमारे 35 पर्सन। मेरे हिसाब से आप लोगों के ज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी, आप लोगों को जीके का थोड़ा और बढ़िया ज्ञान मिला होगा। ठीक है, कुछ काफी हद तक मतलब कि नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट हुई। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इन पर्सनों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है और जो अपना यूट्यूब चैनल है जॉब्स टारगेट, यहीं पर आपको इन पर्सनों की पीडीएफ देखने को मिलेगी। और आपको और भी क्लासें देखनी, इसके अलावा कल मैं ऐसे सोचने लग रहा हूं एसएससी जीडी के लिए जो और भी जो नए नए टॉपिक आने लगे मैथ रीजनिंग की, उसकी भी एक क्लास करवाई जाए। जैसे आज रीजनिंग का भी एक टॉपिक करवाया, टूटी हुई घड़ी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बोलने लग रहे थे जी टूटी हुई घड़ी के पर्सन आने लगे, तो टूटी हुई घड़ी का टॉपिक भी आज करवाया है मैथ वाले सर ने, रीजनिंग वाले सर ने, तो उसको आप लोग जरूर देखना। ठीक है, बाकी बताना जरूर। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट। जिसको और वीडियो देखने एसएससी जीडी टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट दिखाई दी जाएगी, वहां से आप लोग देख लेना भाई। ठीक है, ओके, खा जाओ फटाफट।